पिछले वीडियो में हमने भारत पर तुर्कों के आक्रमण की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार मुस्लिमों की तुर्क शाखा ने भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। सर्वप्रथम यामिनी वंश का हमने अध्ययन किया था, जिसमें हम सुबुक्तगीन तक आ गए थे। किस प्रकार सुबुक्तगीन ने जयपाल को निर्णायक रूप से परास्त करके एक तुर्क शासन की नींव रखी थी। अब हम उससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारत पर वास्तविक और सफल जो हमले किए वो अंदरूनी भाग में वो महमूद गजनवी ने ही किए थे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो महमूद का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसके जन्म के समय उसका पिता सुबुक्तगीन एक सामान्य अधिकारी मात्र ही था। महमूद को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र संचालन, युद्ध कला और शासन संचालन की पर्याप्त शिक्षा दी गई थी। 994 ईस्वी में उसने खुरासान की सेना का नेतृत्व किया और अफगानिस्तान के ही हेरात, खुरासान, नेशापुर आदि क्षेत्रों को जीतने में अपने पिता को सहयोग दिया। भारत के जयपाल के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में उसने विशेष पराक्रम का प्रदर्शन किया था, जिससे प्रसन्न होकर सुबुक्तगीन ने उसे खुरासान का सूबेदार नियुक्त कर दिया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी के अमीरों ने उसके छोटे भाई इस्माइल को सिंहासन पर बैठाया था, परंतु महमूद ने गृह युद्ध में अपने भाई को पराजित करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और जहाँ तक साम्राज्य विस्तार की बात है, तो सिंहासनारूढ़ होते समय महमूद के राज्य में गजनी, खुरासान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र ही सम्मिलित थे। गजनी के शासकों को वैधानिक दृष्टि से बुखारा साम्राज्य के समानी वंश के अधीन समझा जाता था। महमूद एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह गजनी के छोटे से राज्य को एक स्वतंत्र एवं विशाल राज्य में परिवर्तित करने की आकांक्षा रखता था। संयोगवश इस समय बुखारा साम्राज्य में उत्तराधिकार की समस्या उठ खड़ी हुई। महमूद ने स्थिति का लाभ उठाते हुए बुखारा साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने आप को गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए सुल्तान की पदवी धारण की। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल कादिर वल्लाह ने उसकी स्थिति को मान्यता प्रदान की और उसे अमीन उल मिल्ला मतलब मुसलमानों का संरक्षक और अमीनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, इस प्रकार की उपाधियों से उसे सुसज्जित किया। अगले ही कुछ वर्षों में महमूद ने सीस्तान, गर्शिस्तान, ख्वारिज्म, गौर आदि राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में विस्तार कर लिया। अब हम बात करेंगे इनके भारत पर आक्रमण की। तो महमूद के जो भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य और जो कारण हैं, उनमें इतिहासकारों में भी भारी मतभेद है, पर फिर भी हम संक्षेप में इन आक्रमणों के जो कारण बतलाए जाते हैं उनमें हम देखते हैं। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं, धन संपदा की प्राप्ति। भाई धन प्राप्ति करना उसका उद्देश्य था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि भारत में हाथियों के बारे में उसने अच्छा सुन रखा था, तो हाथियों को प्राप्त करने की उसकी लालसा थी। कुछ इतिहासकार साम्राज्य विस्तार की उसकी महत्वाकांक्षा को भारत पर आक्रमण का कारण मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार इस भारत आक्रमण का कारण मानते हैं। महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए, ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है, परंतु इतिहासकार सर हेनरी इलियट और भारतीय इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के मतानुसार महमूद ने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। पहले 3 आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत के हिंदूशाही राज्य पर किए गए थे। प्रथम आक्रमण के दौरान वह जयपाल के कुछ सीमांत दुर्गों को जीतकर वापस चला गया था। दूसरी बार उसे जयपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा, परंतु युद्ध में महमूद की विजय हुई। जयपाल अपने अनेक संबंधियों के साथ बंदी बना लिया गया। अंत में 25 हाथी और 2,50,000 दीनार के बदले में उसे मुक्त कर दिया गया। जयपाल ने अपनी पराजय से इतना अधिक अपमानित अनुभव किया कि उसने स्वयं को चिता में जला दिया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। उसने भी भैरा के निकट महमूद का सामना किया, परंतु वह भी परास्त हो गया। चौथा और पांचवा आक्रमण मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर हुए। महमूद ने विजय के बाद मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। छठे आक्रमण का प्रकोप हिंदू शाही राज्य और कांगड़ा राज्य को सहन करना पड़ा। ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में।
हमेशा की तरह इस बार भी आनंदपाल की पराजय हुई और महमूद ने नगरकोट तक आक्रमण कर उसे जीत लिया। नगरकोट का किला जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा रियासत थी एक। आनंदपाल ने अब अपनी राजधानी को बदलकर नंदनवन की तरफ कर दिया। सातवां आक्रमण बताया जाता है कि राजस्थान के नारायणपुर राज्य पर किया गया। राजपूतों ने जमकर संघर्ष किया परंतु वे परास्त हुए। आठवां आक्रमण पुनः मुल्तान पर किया गया। ये मुल्तान इस समय पाकिस्तान में। नवां आक्रमण थानेश्वर राज्य पर किया गया जो राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। थानेश्वर हरियाणा में। हिंदू सामंतों की सेना तुर्कों के सामने अधिक समय तक न टिक सकी। थानेश्वर के भव्य मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर तथा लूट में अपार धन संपत्ति लेकर महमूद वापस लौट गया। 10वें आक्रमण का शिकार पुनः हिंदू शाही राज्य बना। आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका लड़का त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा था। उसके समय में महमूद ने राजधानी नंदन पर अधिकार कर लिया, जिस 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 राजधानी नंदन को आनंदपाल ने बसाया था। त्रिलोचन पाल ने कश्मीर से सहायता प्राप्त कर महमूद का सामना किया परंतु परास्त होकर वो भी शिवालिक की पहाड़ियों में चला गया। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर की सहायता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया परंतु उसे एक बार पुनः महमूद के हाथों परास्त होकर भागना पड़ा। 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया गया। महमूद यहाँ के लोहकोट दुर्ग को जीतने में असफल रहा। उसे पहली बार विफलता के साथ वापस लौटना पड़ा। अपने 12वें आक्रमण के दौरान उसने मथुरा और कन्नौज को लूटा। ये दोनों आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था जबकि हिंदुओं के इस प्रमुख तीर्थ स्थान में हजारों की तादाद में मंदिर हुआ करते थे और जो मुख्य मुख्य मंदिरों में बहुत सारी अपार धन संपदा थी। वस्तुतः ये मंदिरों की जो अपार धन संपदा के संबंध में महमूद ने सुन रखा था, इस वजह से वो आक्रमण करता था। महमूद ने यहाँ इच्छानुसार खूब लूटमार की। कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था उस समय। यहाँ का राजा राज्यपाल बिना युद्ध के भाग गया और महमूद ने कन्नौज को भी जी भरकर लूटा। 13वां आक्रमण कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध किया गया। यद्यपि यहाँ का शासक विद्याधर महमूद का मुकाबला करने के लिए सेना सहित उपस्थित था परंतु तुर्क सेना के आते ही वह रात्रि में सेना सहित भाग खड़ा हुआ। 14वां आक्रमण पंजाब पर किया गया और 15वां पुनः चंदेलों के विरुद्ध किया गया। 16वां आक्रमण भारत के सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किया गया। सोमनाथ मंदिर आप जानते हैं गुजरात में है। यह काठियावाड़ राज्य में स्थित था। महमूद के आगमन की सूचना मिलते ही यहाँ का राजा भीमदेव प्रथम अपनी राजधानी अनहिलवाड़ा से भाग खड़ा हुआ। राजधानी को लूटने के बाद महमूद सोमनाथ जा पहुंचा। मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग को न तोड़ने के लिए महमूद को अपार धन संपदा देने का प्रस्ताव रखा परंतु महमूद ने उनके प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह इतिहास में मूर्ति विक्रेता के स्थान पर बुत शिकन बोलते हैं मूर्ति भंजक के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता है। उसका अंतिम आक्रमण जाटों और खोखरों के विरुद्ध किया गया था जो कि पंजाब और मुल्तान के क्षेत्र में ही था। तो ये हमने महमूद के कुछ आक्रमणों के बारे में देखा। अब इसका क्या प्रभाव हुआ? महमूद के आक्रमणों के प्रभाव के बारे में भी इतिहासकार एक मत नहीं है परंतु इतना अवश्य निश्चित है कि उसके आक्रमणों के फलस्वरूप देश को अपार जनधन की क्षति उठानी पड़ी और भारत को अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब, सिंध और मुल्तान के प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। इन सभी क्षेत्रों को महमूद ने गजनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तुर्क लोगों ने अपनी बस्तियां भी बसा ली। महमूद के उत्तराधिकारी 1186 ईस्वी तक इन क्षेत्रों पर शासन करते रहे और उसके बाद ये क्षेत्र गौर के तुर्कों के अधिकार में चला गया। बात समझ में आई? अभी तक गजनी के तुर्क थे और अब 1186 के बाद जो गौरी अपना नाम सुना तो गौर के तुर्कों के क्षेत्र में ये चला गया और इन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर बाद में तुर्कों ने समूचे उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार भारत में तुर्की शासन की स्थापना में महमूद की विजयों ने आधारशिला का काम किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि हिंदू शासक महमूद की प्रगति को ना तो रोक पाए अपितु परंतु उसके जो निर्बल उत्तराधिकारियों के अधिकार से भी उपयुक्त क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा पाए। मतलब उसके जो उत्तराधिकारी थे बहुत ज़्यादा निर्बल थे, उन तक को मतलब आप देख लो 1011 से 1186 ईस्वी तक लगभग 200 साल तक गजनी वंश का शासन भारत पर रहा और बहुत कमज़ोर शासक थे महमूद गजनवी के बाद के। तो उन शासकों को भी हमारे भारत के शासक नहीं हरा पाए और वो लगातार अनवरत 200 वर्ष तक शासन करते रहे। तो ये हमारी जो
शासन, हमारे जो शासक थे उनकी कमियों को ये बात उजागर करती है। तो अगले वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन करेंगे।